Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing UPSSC PET एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सॉल्व पेपर्स एंड आगे डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस बुक। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके अपलोड कर रखे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Dash volume of Akbarnama deals with Akbar's administration, household, army, revenue and the geography of his empire that is known as आईने अकबरी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अकबरनामा का जो तीसरा खंड है अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। इसकी रचना किसने की है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा बृंद भांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? सो करेक्ट आंसर इज ए, राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना जाता है कि गौतम यानी सिद्धार्थ बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? सो करेक्ट आंसर इज सी, डुकेश्वरी गुफा में। यहाँ पे इन्होंने लगभग 6 साल तक तपस्या की थी। यहीं पर सुजाता नामक महिला ने उन्हें जलपान कराया था। यह माना जाता है कि बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? सो करेक्ट आंसर इज थानेसर। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। यह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर इज डी, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी? सो करेक्ट आंसर इज ए, नेत्रावती नदी। नेत्रावती नदी को ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जाना जाता है। बंटवाल नगर इसके किनारे स्थित होने के कारण इसे बंटवाल नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? सो करेक्ट आंसर इज अवध। 1856 में अवध साम्राज्य पर औपचारिक रूप से कब्जा कर लिया गया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? सो करेक्ट आंसर इज बी, 1939। मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इनका साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? सो करेक्ट आंसर इज ए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? सो करेक्ट आंसर इज सी, ऑटोमन। तुर्की साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ का शासक पूरे मुस्लिम जगत का धार्मिक प्रमुख खलीफा था। इसके पूर्व अब्बासी और उमय्यद नाम से खलीफा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ ये आपका 71 क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध डैश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो ये करेक्ट है आपका लखनऊ पैक्ट 1916।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सो करेक्ट आंसर इज सी, जलभृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सो करेक्ट आंसर इज डी, उत्तराखंड। मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में स्थित है। यह कुमायूं हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक यानी टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? Which of the following institution is India's timekeeper? It monitors India's system of time. Next question. Correct answer is CSIR NPL. Next question. भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसकी जनसंख्या घनत्व है तो कितनी है? तो 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर इज डी, उच्च उपज वाली किस्म यानी हाई यील्ड वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी यानी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज सी, CCI। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? सो करेक्ट आंसर इज बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सो करेक्ट आंसर 2007 to 2012। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 से भारत के योजना आयोग का स्थान लिया। पता पहले ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, फिर इसका 1 जनवरी 2015 से इसको क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? सो करेक्ट आंसर इज सी, भुगतान संतुलन का समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? सो करेक्ट आंसर इज अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तावित किया गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? सो आपका आर्टिकल 359। 356 जो आपका है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध करता है। 344 राजभाषा के संबंध में है और 345 राज्य की राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? सो करेक्ट आंसर इज ए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसका आप डेट मुझे बताइए कि कब ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? सो करेक्ट आंसर इज डी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये कहता है ये पानी के संबंध में दूध का सापेक्षिक घनत्व निर्धारित करता है। यह शुद्ध दूध में तैरता है जबकि दूध अशुद्ध होने पर डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज दी, LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से
किस धातु का लेप लगाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज डी, टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? करेक्ट आंसर इज डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। आग के पास सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम छोड़ते हैं तो CO2 निकलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? एक एंटा एसिड है जिसका उपयोग जब सीने में जलन और एसिड अपच होता है तो राहत देने में काम आता है। यह आ गया आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन कि देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च ना हो? द प्राइस ऑफ देसी घी हैज़ इंक्रीज बाई 25%। बाई वॉट % should a family reduce the consumption of देसी घी so as not to increase the expenditure in this account? तो देखिए आपको पता है कंजप्शन और एक्सपेंडिचर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए पहले उनका जो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 25% बढ़ा। तो मान लीजिए पहले वो आपका कितना था एक्सपेंडिचर, इनका खर्चा कितना था, पहले था 100, 25% बढ़ा यानी अब कितना हो गया 125। ये इनका हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेशियो इनका निकालेंगे तो आएगा 4:5, ये इनका एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। तो पहले 4 था, अब हो गया 5। अब देखिए कंजप्शन क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कंजप्शन अब 5 हो गया और अब हो गया 4। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि इस खाते में खर्चा ना बढ़े। तो पहले 5 खर्चा होता कंजप्शन था और अब 4 होता। तो कितना का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ कितने पे, 5 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। तो कितना आया आपका, यानी 20% इसमें क्या होना चाहिए, कम करना चाहिए ताकि जो इनके खाते में जो खर्चे जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये जो दिया है आपको क्या करना है, इसमें इकाई कांक मतलब इसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो ठीक है, पावर में कितना दिया है 491, यहाँ पे 317 और यहाँ पे 1793, ठीक है। तो पावर पे नंबर है, यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना। तो देखिए जो पावर का जो लास्ट 2 डिजिट है, जैसे इसका क्या हो गया, इसका लास्ट 2 डिजिट 91 है, इसका 17 है और इसका 93 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और फिर चेक करेंगे कितनी बार मिलेगा। तो पहले देखिए इसको डिवाइड करने से पहले देखिए जो 341 है, 341 का जो लास्ट डिजिट है 1 है। तो 1 के पावर कितना भी आए, कितना भी 1 के पावर हो, उसका लास्ट यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहता है। 1 के पावर कितना भी, उसका लास्ट डिजिट यूनिट हमेशा 1 ही रहता है। तो ये तो 1 हो गया आपका, मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। यहाँ का लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। अब देखिए इसका पावर है 317, 17 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बच रहा है आपका, 1 बच रहा है। 17 को जब आप डिवाइड कर रहे हो तो कितना बच रहा है आपका, 1 बच रहा है। यानी ये जो लास्ट जो डिजिट है 5 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई इसके जो पावर है 93 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो उसका भी कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 4 टू द पावर 1। ये आपका आया 1। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, अगर आपका रिमाइंडर 0 होता, कम्प्लीटली डिवाइड होता तब तो पावर 4 आता, लेकिन वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, कितना बच रहा है 1। तो उस जो लास्ट में जो डिजिट दिया होता है उस पर उतना ही नंबर लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, कितना आया 20। यूनिट डिजिट बताना यानी लास्ट वाला, तो कितना है इसका यूनिट डिजिट, 0 है। ये तो कन्फर्म है कि 1 की पावर कितना भी हो हमेशा 1 ही आएगा। ये है इसका 5 का निकाला तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया और इसका निकालने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके जितना भी नंबर आया रिमेनिंग उसके पावर करके उसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में जो डिजिट आ रहा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? तो ये होता है आपका मर्क्यूरी। इसका एटॉमिक नंबर कई बार एग्जाम में पूछा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। जनरली आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फिग्नोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए करते हैं? तो स्फिग्नोमीटर का उपयोग करते हैं रक्तचाप मापने में, यानी ऑप्शन ए यानी ब्लड प्रेशर। ये आ गया, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है। -27 मल्टीप्लाइड बाई -16, -27 मल्टीप्लाइड बाई -14। तो आपको तो पता है जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाते हैं, तो ये दोनों का जो साइन हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा।
इसके बाद आप देखिए 27 दोनों में कॉमन है, तो 27 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया 16 + 14, आपका आ जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई 30, यानी करेक्ट आंसर इज 810। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। 0.04 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 0.008 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 टू द पावर 6। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ 0.0 टू द पावर 0.04 टू द पावर 2 है, यहाँ पे 0.008 है, यहाँ पे 0.2 टू द पावर 6 है, और इक्वल टू दिया है आपका 0.2। तो क्या करेंगे कि हम सेम कर लेंगे, बेस सबका सेम कर लेंगे, सबको हम 2 में कर लेंगे। तो 0.04 इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, यानी ये हो गया 0.2 टू द पावर 2। अब आपका है 0.008, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो कितना आया 0.2 टू द पावर 3। अब देखिए सबका बेस सेम हो गया एग्जैक्टली, जैसे यहाँ पे देखिए 0.2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 0.2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 टू द पावर 6 इक्वल टू 0.2 टू द पावर 4। अब क्या करेंगे, दोनों बेस सबका सेम हो गया है, तो अब क्या करेंगे, आप उसका पावर को ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए ये जो है डिवाइडेड में है, यानी ये आपका 0.2 टू द पावर 4 ये हो जाएगा आपका अपॉन 0.2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 टू द पावर 6। ये डिनोमिनेटर में जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका जो पावर है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब पावर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और उनका पावर ऐड हो जाएगा, तो 4 - 3 + 6, तो कितना आएगा आपका, फिर आपका आएगा 0.2 टू द पावर 7 इक्वल टू 0.2 टू द पावर y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 है, यानी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सीरीज दिया है और इसमें आपको फाइंड करना है कि अगर 1 टू द पावर 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर डैश डैश 10 स्क्वायर 385, तो आपको फाइंड करना है 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर डैश डैश 30 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आप देखिए इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है 385। अब ये आपका दिया तो आप 3 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड 1 ऐसे लिख सकते हो। इसको 6 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हो, 9 स्क्वायर को 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि 3 तो कॉमन है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया, इसने 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में कितना है आपका 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें यहाँ पे 385 दे रखी है। सो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 385, 9 मल्टीप्लाइड बाई 385, सो आंसर इज 3465। कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेम एज इट इज़ इसकी वैल्यू दी थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का जूता मानना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा, रिश्वत देना। चांदी का जूता मानना मुहावरे का सही अर्थ है रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। सो करेक्ट आंसर इज सी, माखनलाल चतुर्वेदी। भारतेंदु, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से रचनाएं करते थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल नाम से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। सो करेक्ट आंसर इज ए, उर्मिला एश। इसमें कौन सी संधि है, तो गुड़ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज बी, निशीथ, मध्यरात्र, वासर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम यानी भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। करेक्ट आंसर इज डी, थाती थाती थाती, धरोहर स्थिरता। ठीक है, इसका ये नहीं है, बल्कि इसका सही भेद अर्थ क्या होगा, तो स्थिरता धरोहर होगा। बाकी सभी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% persons read newspaper X and 50% read newspaper Y. 10% persons read both papers. How many persons do not read any of the newspapers? 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं
50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। देखिए पहला देखिए कॉमन क्या, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। पहले आप उसको लिखिएगा जो दोनों को पढ़ते हैं, तो दोनों के कितने संख्या है 10%। ये आपका हो गया x, ये हो गया y। 10% ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र x पढ़ते हैं, उसमें से क्या दिया कि जो 10% है वो कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 + 10 आपका हो जाएगा 40। सिमिलरली 50% जो y समाचार पत्र पढ़ते, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40%, यानी 40 + 10 आपका 50 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 10 इसमें कॉमन है। अब देखिए प्रतिशत में दिया, परसेंटेज में दिया, तो टोटल कितना होगा 100 जो होता है वो आप अपने में कंप्लीट रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। 30 + 10 + 40, इसको आप ऐड कर लीजिए, आपका कितना आया 80। इसमें से माइनस कर देंगे 100 में से। 20% जो है वो क्या करते हैं, कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 46 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 इज 45, द फिफ्थ रिजल्ट इज। 5 परिणामों का औसत कितना है 46 और पहले 4 का कितना है 45। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 5वां परिणाम पूछा है। देखिए 5 का औसत क्या है 45, तो आप सम निकाल लोगे। 5 × 46 आ गया आपका 230। 4 का कितना दिया है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 4 इज 45, सो 4 × 4 45 इक्वल टू ये आ गया आपका 180। सो 230 - 180 आपका कितना आएगा 50, क्योंकि आपका एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन में नंबर्स, जो आपके जितने नंबर दिए हैं। जब आप एवरेज में उन नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका सम निकल के आता है। तो 5 का आपने सम निकाला प्लस 4 जो है उनका सम निकाला, जब उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या करेगा, मिलेगा 5वां रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए अब ये क्या है, इसमें ये स्क्वायर रूट में है, इसको आपकी वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए पहले क्या लिखा है 29.8116, इसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू के लिए हमेशा क्या कहते हैं, पेयर बनाते हैं, 2 डिजिट का पेयर जैसे यहाँ पे बना लिया। अब 29 ऐसा नंबर सोचिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे मतलब वो सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 29 के एकदम पास वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हो गया 5, ऑब्वियस सी बात है 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो आपका है 25। 29 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आया आपका 4। फिर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो उसको आप ऐड करके यहाँ पे लिखे, तो ये आ गया 10। यहाँ पे आया आपका 4। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल था तो आपने यहाँ पे भी डेसिमल लगाया। अब देखिए ये पेयर है 81 का, तो 81 नीचे आ गया। अब इन दोनों को ऐड किया तो आपका 10 आया था। अब आप ऐसा नंबर सोचिए कि जिसको मल्टीप्लाई आप करो तो 481 के एकदम अप्रॉक्स एकदम पास में वैल्यू है। तो अब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आया 460। ये आ गया आपका 460, ठीक है। अब 416 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो आया आपका 65। अब लास्ट में ये 2 पेयर बचा था, इन 2 पेयर को आपने नीचे उतार लिया तो आपका आया 6516। अब देखिए ये 104 + 4 इसको आप ऐड करोगे तो आएगा आपका 108। अब आप ऐसा डिजिट सोचो, ऐसा नंबर सोचो कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे या तो एग्जैक्ट वही नंबर है या तो उस नंबर के एकदम पास है। तो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो एग्जैक्ट यही नंबर आता है, यानी आपका रिमाइंडर 0 हो गया। यानी √29.8116 की वैल्यू कितनी आई तो 5.46। ये कितनी आई 5.46। अब क्या निकालेंगे 77.44 का पेयर बना लिया, ये 2 पेयर ये 2 पेयर। पहले पेयर बनाते हैं। अब सोचिए कि ऐसे कौन सा नंबर है सेम नंबर को जिसमें मल्टीप्लाई करें तो 77 आए या 77 के एकदम पास वाली वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है 8 में आप 8 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 64 आ रहा है। तो 64 लिखा आपने, सब्ट्रैक्ट किया तो आया आपका 13। अब देखिए 8 + 8 इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 16 आ गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आया था। अब ये जो 2 नंबर है नीचे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट दिया था तो यहाँ पे भी 8 के बाद आप पॉइंट लगाओगे। अब ऐसा नंबर सोचिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे या तो एग्जैक्ट यही वैल्यू है या फिर इसके पास है। तो 8 से जब आप मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्ट आपकी यही वैल्यू आ रही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 8.8।
अब आप क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए। 8.8 यहाँ पे 0 आ गया, ऐड किया तो कितना आया 14.26। ये आपका आ गया करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमेशा क्या करते हैं ऐसे में, जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू दी तो उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो पेयर बनाते हैं। पेयर बना के फिर ऐसा नंबर सोचते हैं कि जो एग्जैक्ट उसके पास में आए या फिर एग्जैक्ट वही नंबर आ जाए। उसके बाद उस नंबर को ऐड करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सो करेक्ट आंसर इज बी, सेल्यूलोज। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन की बनी होती है। यह पौधों की वृद्धि का समर्थन करने के लिए संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति रोग जनकों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या आपको सॉल्व करना है? तो 5.21 मल्टीप्लाइड बाई 6.32 उसको मल्टीप्लाई करके उसमें से आप 2.9272 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 30। सो करेक्ट आंसर इज बी। अब देखिए ये क्या है, 6 न्यूमरेटर में सेम जो वैल्यू दी है, डिनोमिनेटर में वो वैल्यू दी है, बस डेसिमल अलग अलग कर दिया है। तो देखिए अब आप करोगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है सारे नंबर कट हो जाएंगे, लेकिन डेसिमल हटाने के लिए क्या करें? देखिए ऊपर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 2, 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद। अब आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद आ जाए, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद आ जाए, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद आ जाए, सॉरी यहाँ पे 3 डिजिट के बाद आ जाए। तो ऐसे क्या होगा, फिर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू कट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद वैल्यू डेसिमल लाने के लिए क्या करोगे? आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट के बाद एक 0 आया है, तो जितना 0 आपको पॉइंट पे हटाना हो तो उतने से आप मल्टीप्लाई करते हो। तो 10 का आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आपका स्क्वायर में दिया है। क्या दिया है? स्क्वायर में। तो जब 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जब आपने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो वो स्क्वायर होकर ऊपर क्या आ गया आपका 100 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये वैल्यू सेम हो गई, ये कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 100, ठीक है। जैसे मैं बता रही हूँ, अगर 0.1 है, आपको डेसिमल हटाना तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। 0.01 है, अगर आपको डेसिमल हटाना तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100, तो आपका आ जाएगा 1। 0.001, अब काउंट कर लो 1 2 3, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस इसमें किया है। सो करेक्ट आंसर इज सी, 100। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करेक्ट आंसर इज ए। देखिए नूतन का क्या मतलब होता है? नूतन का विलोम पुरातन होगा, कर्कश का विलोम मधुर होगा, निषिद्ध का विलोम विहित होगा, तुच्छ का विलोम महान होगा, जोड़ का विलोम घटाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याली पुलाव पकाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, असंभव बातों की कल्पना करना। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सो करेक्ट आंसर इज डी, महाधन ऋषि। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है आपका महाधन ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज डी, अवलंब और अविलंब। देखिए आपका, देखिए पहला क्या, अनिल और अनल। इसका मतलब अनिल का मतलब होता है हवा, अनल का मतलब होता है आग। अंशु का मतलब होता है हिस्सा और अंश का मतलब होता है कंधा। अपेक्षा का मतलब होता है आशा, उपेक्षा का मतलब होता है निरादर। अवलंब का मतलब होता है सहारा, अविलंब का मतलब होता है तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? सो करेक्ट आंसर इज ए, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। ये क्या एक दूसरे के पर्यायवाची, ये पार्वती शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द है। इसमें एक और हो गया आपका उमा हो गया, गौरी हो गया, गौरा हो गया, गिरिजा हो गया, आर्या हो गया और सती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। 12 to 13 यानी 2 क्वेश्चन है। डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताती हूँ। आप क्या करिएगा, कोई भी पैसेज आता है तो पहले आप क्वेश्चन को रफली रीड करिए, उसके बाद फिर पैसेज को रीड करिए, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है और आप इजीली आपका आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, वॉज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप? सो करेक्ट आंसर इज ए,
द करेक्ट ऑप्शन इज अकॉर्डिंग टू गिवन पैसेज Caroline's brother was never the outdoor time. So option A is the correct answer. Next question. Why were the squids collected? So correct option is D, betting. Now, अब आपका आ गया रीजनिंग। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार, जैसे ये आपका नीलेश है, ये आपकी कोई महिला, ये कोई महिला थी, इसने नीलेश ने कहा कि यह महिला, यह जो है ये मेरी पत्नी है और इसके जो दादा मतलब इसके पिता के पिता, ये इनके फादर हो गए, इसके पिता के पिता क्या हो गए, इसके दादा हो गए, इसके पिता के पिता। अब देखिए पुरुष है तो पुरुष के लिए हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन, ये हो गया माइनस क्योंकि ये महिला है और ये भी पुरुष है तो ये हो गया प्लस। ठीक है, इसके पिता के पिता यानी दादा, इसके दादा की इकलौती संतान, दादा की इकलौती संतान मतलब इसके जो पापा हैं, इकलौती संतान ये यानी पापा की इकलौती बेटी है, ये जो डॉटर है, इसके दादा जी के बेटे की इकलौती संतान यही है, मतलब ये इसकी यही इस लड़की की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो महिला है फिर नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी क्या हो गई, वाइफ ही हो गई। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑड वन आउट। इसमें क्या करना है आपको, ऑड वन मतलब ये जो दी है सीरीज या जो भी नंबर पैटर्न है इसमें आपको पैटर्न को फॉलो करते हुए देखना है कि कौन सा एक नंबर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे 8 ये 2 का क्यूब है, 27 3 क्यूब, 64 4 क्यूब, ये आपका 10 का स्क्वायर है, 125 5 क्यूब, 216 6 क्यूब, 343 7 क्यूब, यानी ये जो है पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ए यानी 100 क्या इसमें से ऑड वन है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किस बुक का चाहिए आपको, तो ताकि मैं उस हिसाब से प्रिपरेशन करके फिर आपको लाऊँ। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। और अगर आप बिहार टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी मैंने GS का बनाया है इंपॉर्टेंट बुक से क्वेश्चन, और मैथ्स के भी बनाए हैं मिसलेनियस। तो प्लीज़ सपोर्ट मी and help me to reach more and more views. Thank you so much and have a nice day.